6,000 करोड़ रुपए का ईवीएम था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। हाँ, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया। और उसके बाद मैंने सीखा कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। सेविंग की आदत बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 10% पोस्ट टैक्स सैलरी को डाल के एक SIP करनी चाहिए। निवेश है बहुत सरल, लेकिन उसकी भाषा बहुत कठिन होती है। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड। एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर। उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना, उसको पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं अपना पोर्टफोलियो वंस अ ईयर चलाती हूँ, वंस अ क्वार्टर कभी देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, वंस अ ईयर उसमें कोई माइनर ट्वीक करती हूँ। बड़े चेंजेस मैं 5 साल में करती हूँ। सिर्फ महीने की 1.5 लाख की SIP 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला, मार्केट में उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर ऑफ कंपाउंड। नमस्कार मनी मेकर्स में आपका स्वागत है हमारी खास पॉडकास्ट सीरीज। और आज की खास मेहमान है राधिका गुप्ता, MD एंड CEO एडलवाइस म्यूचुअल फंड की। राधिका जी बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। मैम आप तो रियल मनी मेकर हो ही। 2017 में शुरुआत की थी आपने एडलवाइस म्यूचुअल फंड में। जब आपने ज्वाइन किया था तो तब 6,000 करोड़ रुपए का ईवीएम था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। यस, एक्सपोनेंशियल राइज है मैम। अच्छा, यहाँ से शुरुआत करते हैं फिर कि आप 4 कॉन्टिनेंट्स में पढ़ी बड़ी हैं, तो ये तो जर्नी पूरे पहले ही आपने बचपन से ही पूरे वर्ल्ड को देखना शुरू कर दिया था। एक तो इसने कितना हेल्प किया, और दूसरा क्या ये फाइनेंशियल मार्केट्स में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको शुरू से ही आना था या फिर एक एक्सीडेंटल स्टेप था ये? देखिए एक्चुअली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बड़े होने का तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिल सकता। वो तो क्रेडिट मेरे फादर का है। वो भारत के राजदूत रहे हैं, अलग अलग देशों में विदेश मंत्रालय के साथ थे। लेकिन एक बहुत बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि आपको अलग अलग देशों में टूरिस्ट की जगह नहीं, लेकिन एक रेजिडेंट की तरह रहने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी जगह आप 3-4 साल रहो, वहाँ के लोगों से घुल मिलो, वहाँ पढ़ो, वहाँ खुश रहना सीखो। कुछ ऐसे देश हैं जो काफ़ी मुश्किल हैं, जैसे अफ्रीका में जो हमारा स्टिंट था वो काफ़ी मुश्किल था। पाकिस्तान में मेरी पैदाइश हुई है, तो ये काफ़ी मुश्किल भी जगहें थी। लेकिन आपको बहुत एक एजिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, खुश रहना सीख जाते हो। और आजकल के ज़माने में जहाँ हर बात पे झगड़ा होता है, आप सीख जाते हो कि भाई दूसरे के जूतों में रह के 2 कदम सीखो, उनके नज़रिए से चीज़ों को देखो। कुछ सही गलत नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट की बात है। तो आई थिंक एक बहुत प्रिविलेज चाइल्डहुड है, नॉट अ वेरी मनीड चाइल्डहुड, बट आई वुड से वेरी प्रिविलेज चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो आपने मनी मेकर्स का, आई वुड से इट वाज रिच विद एक्सपीरियंस, अनुभव से बहुत रिच था। जहाँ तक इस इंडस्ट्री में आने की बात है, नहीं, मेरा तो कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ ही रुझाव नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में पापा की साइड में सब सिविल सर्विसेज में थे। IAS, IFS, PCS, ऐसे पुलिस, सब पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। और मम्मी की साइड पे ज़्यादातर लोग टीचर थे। तो मैं शायद फैमिली में पहली हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में, उस टाइम तो इसको प्राइवेट सेक्टर कहा जाता था सरकारी पार्लेंस में, प्राइवेट सेक्टर मैंने ज्वाइन किया। बट एंड क्या होता है, मैं कहती हूँ कि बहुत लोगों के करियर ना लव मैरिज नहीं होते, अरेंज्ड मैरिज होते हैं। आपको किसी चीज़ से बचपन से प्यार नहीं होता कि मैं बड़ी होके AMC चलाऊंगी या एसेट मैनेजमेंट करूंगी। उस टाइम तो पता ही नहीं था ये चीज़ें क्या होती हैं। आजकल के बच्चों को तो अवेयरनेस बहुत हो गई है। बट मैं एक ऐसे कॉलेज गई, वॉटन, जो कि शायद दुनिया का बेस्ट फाइनेंस कॉलेज है। तो वहाँ ये जो सारा फाइनेंस है, इसका माहौल था, तो उस माहौल को हमने भी देख लिया और ये मनी मैनेजमेंट की इंडस्ट्री ज्वाइन की। अब इसमें 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं और इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया, अरेंज्ड मैरिज की तरह, और शादी ठीक ही चल रही है। नहीं, पर आपने बहुत छोटी उम्र में मैंने कहीं पढ़ा है कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो वो शुरू कर दी थी। क्या बिजनेस था मैम? रेस्टोरेंट बिजनेस में कदम रखा था? एक्चुअली हाँ, अगर आप सबसे पहले कहें तो इट वाज एक्चुअली नॉट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस था। इंडियन खाना बेचते थे हम। मैं आई थिंक 19 या 20 साल की थी, कॉलेज के सेकेंड ईयर में। और क्या होता है कि अमेरिकन कॉलेजेस में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, और रेस्टोरेंट्स का खाना तो वो ऑयल और वो पनीर टिक्का मसाला एंड नान, ये होता नहीं है हमारा जो हिंदुस्तानी एक्चुअली खाते हैं।
और रात को अगर आप कंपटीशन देखें मार्केट में तो सिर्फ पिज़्ज़ा खाते थे लोग। तो हम रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक इंडियन खाना बना के बेचते थे अपने कॉलेज के किचन से। बिजनेस का नाम था मिर्च मैडनेस। मिर्च तो हमारा हिंदी से और मैडनेस तो मिर्च मैडनेस था। तो हम 3 लड़कियां थे, हम वो बिज़नेस चलाते थे और $5 में 2 चपाती, 1 सब्ज़ी, दाल और चावल और दही बेचते थे उस टाइम पे। और बहुत 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 अच्छा हमारा बिज़नेस चला। तो एक्चुअली ये मेरा सबसे पहला कौन से एंटरप्रेन्योरियल साल में था? ये था 2000, आई थिंक 2002 या 2003। अच्छा। 2002 या 3 की बात है। एंड बहुत कस्टमर आते थे एंड आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद रोटियां बेलती थी। तो मैं दिन में पढ़ाई करके 2 डिग्री कर रही थी, हर रात करीब 100 चपातियां बेलती थी मैं। तो मुझे एक्चुअली कुकिंग बहुत अच्छी आती है। क्या बात कर रहे हो, रोटियां बेलने से लेकर एडरवाइस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बनने तक का सफर। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है। अब इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हैं। शार्क टैंक में आप पहुंचे एज अ जज, उसके बाद तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड भी किया है, सपोर्ट भी यस। किया है। कैसा लगता है मैम, ये जिस तरीके का अभी यूथ में ये एक जज्बा हो गया है, स्टार्टअप कल्चर जो डेवलप हो रहा है इंडिया में? सी आई थिंक शार्क टैंक से पहले मैं स्टार्टअप इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करती थी, बट शार्क टैंक जब मैंने किया तो थोड़ा ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिला। मैं खुद जब इंडिया आई थी तो एंटरप्रेन्योर बन के आई थी। अपना खुद का AIF और PMS बिजनेस शुरू किया था। मैं आई थिंक 25 साल की थी। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप से मुझे बहुत प्यार है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आज भी हम जब म्यूचुअल फंड चलाते हैं, एक तो मैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड को एक फाउंडर की तरह चलाती हूँ और दूसरा हम सब जो हैं इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोडक्ट हैं। आज भी हम कंपनियों में ही तो इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स पे ही तो बैठ लेते हैं। तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप से प्यार बहुत है। आई थिंक शार्क टैंक पे छोटे स्केल के एंटरप्रेन्योर्स से मिलने का मौका मिला, निवेश करने का मौका मिला और उसके बाद मैंने काफ़ी कंटिन्यू किया। बिकॉज टू बी फ्रैंक उससे पहले मैं इन्वेस्ट करती ही नहीं थी, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती थी। बहुत इनरिचिंग जर्नी रही है। बहुत अलग अलग मैंने नई कैटेगरीज देखी हैं जो इंडिया में इमर्ज हो रही हैं। कंज्यूमर क्या ख़रीदना चाह रहे हैं, किन कैटेगरीज़ की तरफ उनका रुझाव है, इंटरेस्ट है, मुझे बहुत सीखने को मिला है। कैसे इन लोगों की जर्नी है, कैसे वो ये सोचते हैं कि यार आज कस्टमर की ये तकलीफ़ है, उसको मैं इससे सॉल्व करूँ। और ऑफन इन लोगों के पास पैसे बहुत नहीं होते लेकिन आइडियाज़ बहुत होते हैं। तो मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। फ्रॉम समवन हु इज़ डूइंग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, जिसको हम डेमी फाइन ज्वेलरी कहते हैं क्योंकि सोने का दाम बहुत महंगा हो गया है और आजकल की यंग लड़कियां वो बड़े बड़े भारी सेट नहीं पहनना चाहती। टू अ यंग एंटरप्रेन्योर जो आपके आटे में मिनरल इनरिच कर रहा है जिससे कि आपकी जो न्यूट्रिएंट्स जो आटे चावल में आए हैं वो बेटर हो। टू अ यंग कंपनी जो इंडिया से ग्लोबल स्नीकर ब्रांड बना रहा है। इतनी रेंज देखिए। तो सबसे फेवरेट पिच क्या लगी अभी तक जो भी आपने स्टार्टअप को फंड किया है? तो अरे बहुत 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 कहानियाँ हैं एंड एक्चुअली इनको कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मुझे पिच से ज़्यादा एक फाउंडर में एग्जीक्यूशन का जज्बा अच्छा लगता है। एक ये होता है कि उसको समझ आ रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ 140 करोड़ लोग हैं, आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। आप सोसाइटी में वॉक करने जाओ तो हर अंकल और हर आंटी के पास और हर बच्चे के पास एक आइडिया होता है। लेकिन उस आइडिया को एक धंधे में बनाना और उसको ग्रो करना प्रॉफिटेबल तरीके से रोज़ की किचकिच के साथ इस देश में बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे आइडिया से ज़्यादा इज्जत एग्जीक्यूशन वालों की है और मैंने देखा है अपने पोर्टफोलियो में कुछ आइडियाज़ आपको अबव एवरेज लगते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन जो है इतनी आउटस्टैंडिंग होती है कि जैसे मैंने शायद कुछ जगह पेल्मोनास की बात की है, जो पल्लवी हैं जो ये डेमी फाइन गोल्ड कंपनी चलाती हैं। आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन। एक कंपनी है शार्क टैंक की, दिल फूड्स, जिसको लोग जानते हैं, अगेन अदिति, आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन। तो मुझे एग्जीक्यूशन से ज़्यादा प्यार होता है क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस चलाती हूँ और मैं जानती हूँ कि आइडिया सबके पास होते हैं लेकिन उसको मार्केट में लाना और प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके मैम, अब पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट पे ही आते हैं, जो काम आप अभी संभाल रहे हो उस पे। तो पहले तो जिसने आज जॉब शुरू करी हो
उसको क्या करना चाहिए, मार्केट को कैसे अप्रोच करे वो? उसको सबसे पहले तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे एक 3 महीने का क्रैश कोर्स करना चाहिए, चाहे वो पॉडकास्ट से सीखे, चाहे वो कोर्स ले या मेरी किताब मैंगो मिलियनेयर पढ़े। उसे सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले आप सीखते हो। नहीं तो आजकल क्या लोग होता है, जब आप स्विमिंग करने जाते हो आप सीधा पूल में डाइव नहीं मारते, पहले आप ब्रीदिंग सीखते हो। जैसे मेरा बेटा आजकल सीख रहा है, वो टेक्निक सीख रहा है, तो पहले आप ये करो। फिर दूसरा, आप बहुत एक सेविंग की आदत डालो, क्योंकि ये जो पर्सनल फाइनेंस है, व्हाट इज़ इट? आप पहले कमाते हो, उसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकती। फिर आप खर्चा करते हो, वो बच के आपकी सेविंग है। सेविंग की आदत बहुत ज़रूरी है, और सेविंग की आदत हर महीने अगर आप डाल लो तो आपको अच्छा हो जाता है। और उसके बाद आपको एक बेसिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है हर यंग इंसान को अपनी 10%, मैं किताब में भी लिखती हूँ, मिनिमम 10% पोस्ट टैक्स सैलरी को डाल के एक SIP कर देना चाहिए, एक ऑटोमेटिक सेविंग की आदत डालनी चाहिए। तो यही वो रूल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो 10-30-50 रूल है? हाँ, ये 10-30-50 रूल है। और ये 10-30-50 रूल इसलिए बनाया था क्योंकि मैं आजकल बहुत यंग लोगों से मिलती हूँ, तो देर लाइक, राधिका यार अभी तो काम करना शुरू किया है, अभी तो हाथ में पैसे आए हैं यार, फ़ोन भी लेना है, छुट्टी पे भी जाना है, और वो ड्रेस भी लेनी है। एंड आई कीप टेलिंग देम कि यार तुम टैक्स तो देते हो ना, फ़ोन भी लेना है, कैसे देते हो? देर लाइक, बिकॉज टैक्स तो TDS कट के आता है। तो आई सेड कि ठीक है, आप ऐसा करो, आप सेविंग्स डिडक्टेड एट सोर्स कर लो। TDS इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आई कॉल इट SDS। 10% ऑफ योर पोस्ट टैक्स सैलरी आप SIP से करो। लोग कहते हैं 10% कम है, कोई बात नहीं, आदत डल जाए वही बहुत अच्छी बात है। सो डू एन SDS, सेविंग्स डिडक्टेड एट सोर्स, 10% of your post tax salary in an SIP. See, how do we think about saving? We always say salary, tax, net income, खर्चा, saving. एंड में इक्वेशन फ्लिप कर दो, पोस्ट टैक्स सैलरी, सेविंग, उसके बाद खर्चा। नहीं, पर एक बार इसको फिर से बता दीजिए व्यूज के लिए, 10-30-50 मीन्स व्हाट? सो 10% इज़ फॉर समवन इन देयर 20s, जो 20 साल की उम्र के हो। 10% पोस्ट टैक्स सैलरी सेविंग्स टारगेट, बिकॉज उस टाइम पे आदत इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपके पास पैसे होते नहीं है उस टाइम। व्हेन यू आर 30, दैट पोस्ट टैक्स सेविंग नंबर टारगेट शुड बी 30%। तो अब आप 30s में आ गए हो तो थोड़ी ज़िंदगी में सीरियसनेस आ जाती है, आपको शादी भी करनी होती है, घर भी खरीदना होता है। तो अगर आप सिर्फ 10% सेव कर रहे हो तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपको 30% का टारगेट रखना चाहिए। एंड 40s में जब आपकी इनकम भी बढ़ जाती है, नीड्स भी बढ़ जाती हैं, और रिटायरमेंट की भी जिम्मेदारी बाद में आएगी, तो ये 50 हो जाना चाहिए, 50% ऑफ योर पोस्ट टैक्स सैलरी। सो एज 20, 30, 40, 10, 30। अच्छा, आपने मैंगो मिलियनेयर में लिखा है ना? Yes. पर ये जो आपकी किताब है इसका भी फलों के ऊपर नाम है मैंगो मिलियनेयर, फिर आपका दाल चावल का कंसेप्ट खाने पीने के ऊपर ही है, हर चीज़ें खाने पीने से क्यों रिलेट हो रही है सब? एक तो मैंने सबसे पहले तो आपने कहा, मेरा पहला बिजनेस भी खाने का था, तो मैं खाने की शौकीन हूँ। मुझे लगता है निवेश की भाषा, निवेश है बहुत सरल, लेकिन उसकी भाषा बहुत कठिन लगती है। खासकर जब मैं औरतों से, साधारण लोगों से मिलती हूँ, तो वो मनी से या फाइनेंस से क्यों घबराते हैं, क्योंकि वो भाषा से उन्हें बहुत डर लगता है। तो मुझे सिंप्लीफिकेशन में बहुत बिलीफ है। एंड एक ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में सबको यूनाइट करती है, वो खाना है। नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ, खाना सबको पसंद आता है, खाना सबको समझ आता है। दाल चावल ऐसी चीज़, आप उसे वरण भात कह लीजिए, आप उसे दाल भात कह लीजिए, आप नॉर्थ में उसे दाल चावल कह लीजिए। दाल चावल पूरे इंडिया में चलता है। आम भी पूरे इंडिया में अलग आते हैं, हमारे नॉर्थ में लंगड़ा आता है, यहाँ हाफूस आता है, साउथ में अलग आम आता है। तो ये नेशनल चीज़ें हैं, ये हिंदुस्तानी चीज़। इसको फिर इन्वेस्टमेंट से कैसे रिलेट कर रहे हो आप? सो दाल चावल इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। लोगों को लगता है कि निवेश में कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज मैं IT सेक्टर पे बैठ लूँगा, लाइक आई गो मीट पीपल, मैडम आज कौन सा सेक्टर खरीदना चाहिए, फिर मैं कल फाइनेंशियल्स पे बैठ लूँगा, फिर मुझे कुछ क्रिप्टो लेना है। एंड मुझे लगता है आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड्स का। दाल चावल फंड ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अच्छे होते हैं। लाइक हम सदियों से, डेकेड से दाल चावल खाते आए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई। फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, ये नहीं कि आज आए और कल चले गए। ऑल वेदर थिंग्स इज दाल चावल। सो दाल चावल इज माई एनालॉजी फॉर थिंग्स दैट आर सिंपल
एंड ऑल वेदर. दैट इज़ वाई ऐसे दाल चावल. और ये अब काफ़ी पॉपुलर हो गया है. आई रिमेंबर अ राइस कंपनी केम टू मी एंड सेड आपको हमारी ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए आफ्टर दिस दाल चावल थिंग बिकेम. आई थिंक मैंगो मिलियनेयर द टाइटल वॉज. मैंगो इज़ आम, not not Aam Aadmi but आम जनता. And there was a beautiful line. मुझे फिल्मों का बहुत शौक है. In the movie लव आजकल, जो पहली सैफ अली खान की आई थी, where he told दीपिका पादुकोण कि हमें हीर रांझा लैला मजनू नहीं बनना, हम आम जनता हैं, हमें सिर्फ अपने लाइफ टाइम में अपने प्यार को हासिल करके ठीक ठाक ज़िंदगी गुजारनी है. तो मुझे भी लगता है कि एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना, उसको पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन जो वो पैसा कमाए उससे बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश करना एक मैंगो मिलियनेयर का ख्वाब होता है. पर ये बहुत बेसिक चीज़ है. इन्वेस्टमेंट एक बेसिक चीज़ है, सिंपल प्रिंसिपल्स पे की जा सकती है. फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते स्टॉक मार्केट से? चूक कहाँ हो जाती है? हाँ, चूक कहाँ हो जाती है? आई थिंक फाइनली परसेप्शन इज दैट मनी रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस. मेरे हिसाब से मनी रिक्वायर्स लॉट ऑफ हैबिट्स. सो हैबिट्स क्या अच्छी होनी चाहिए? रेगुलर सेविंग की हैबिट, रेगुलर सेविंग की हैबिट, रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की हैबिट. अच्छे मार्केट में, बुरे मार्केट में, जैसे फिटनेस है, आपकी बॉडी कैसे फिट रहती है? आपकी आदतें रेगुलर होनी चाहिए. आपको सोना चाहिए, आपको घर का खाना खाना चाहिए, आपको मोबाइल रहना चाहिए, तब आपकी फ़िटनेस अच्छी रहती है. इसमें कोई मैजिक नहीं है. आप एक दिन फ़िटनेस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप रट नहीं सकते फ़िटनेस. तो ऐसे ही मुझे लगता है रेगुलर हैबिट्स. दूसरा, ये जानना अगेन लाइक फ़िटनेस कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या ज़रूरी है. ये जो पर्सनल फाइनेंस शब्द है, इसमें पर्सनल पहले आता है, फाइनेंस बाद में आता है. तो निवेश की दुनिया में हज़ारों प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपको वो खरीदना है जो आपके लिए रेलेवेंट है. पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है, थाली ऐसी बनानी है जो आपकी बॉडी और आपकी डाइट के लिए सही है. और तीसरा, बहुत इम्पेशेंस हो गई है. हम आई थिंक एक बहुत इम्पेशेंट ज़माना हो गए हैं. यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो 5 सेकंड का ऐड आता है, उसको भी आप स्किप करने की उसमें रहते हो, सुनना नहीं है, हर टाइम फ़ोन पे रहते हैं. तो आई थिंक एक पेशेंस, बिकॉज फाइनली जो 10 साल की SIP करता है उसके साथ बुरा नहीं होता. आप कैसे करते हो फिर? आप अपना एग्जाम्पल से बताओ कि क्या सोच है, कितना बड़ा पैसा बन सकता है अगर किसी को सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना हो. अगर आपको यूथ को मैसेज देना हो तो क्या मैसेज दोगे? कैसे बढ़ता है पैसा? तो अभी एक पब्लिकेशन में मैंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में कुछ लिखा एंड पीपल गेट वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दे सी माय पोर्टफोलियो. सबसे पहले तो मेरा पोर्टफोलियो करीब 80 से 85% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, बाकी 15% स्टार्टअप में है. ये स्टार्टअप्स भी शार्क टैंक के बाद शुरू हुए हैं. तो मैंने लाइफ में कभी एक स्टॉक नहीं खरीदा, लाइफ में मैंने कभी एक स्टॉक नहीं ओन किया है, कभी स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं की, हालांकि ये मेरा काम है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड, और मेरे गोल्स अच्छे खासे पूरे हो रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड लाइफ ऑन अ सिंपल MF पोर्टफोलियो. सेकेंडली, किसी ने, मैंने उसमें कहा और मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, मैंने पेशेंस की बात की. मैं अपना पोर्टफोलियो वंस अ ईयर चेक करती हूँ, वंस अ क्वार्टर कभी देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, वंस अ ईयर उसमें कोई माइनर ट्वीक करती हूँ. बड़े चेंजेस मैं 5 साल में करती हूँ. एंड एक्चुअली जितना मैं उसके साथ कम छेड़ती हूँ ना, उतना ही वो ठीक ग्रो होता है. अभी आप पौधा लगाते हैं तो रोज़ मिट्टी खोद के तो नहीं देखते ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. सो आई डोंट लुक एट थिंग्स वेरी फ्रीक्वेंट. सो वन, it is very simple. Second, I don't look at it very frequently. Third, someone had asked me the return I made on my portfolio last year, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर फ्लैट रहा है. And so I said मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न पिछले साल में करीब 15% है. तो लोग सुन के कैसे हो गया, कैसे हो गया, आपने क्या मैजिक किया? मैंने कोई मैजिक नहीं किया. मैंने थाली बनाई है, उसमें मैंने इक्विटी डाला है, उसमें मैंने डेट डाला है, उसमें मैंने गोल्ड और सिल्वर डाला, उसमें मैंने इंटरनेशनल फंड्स डाले. ये 4 मेन एसेट क्लास मैंने डाली. पिछले साल इक्विटी सो किया, उसने 8-10% दिया. डेट बहुत सो किया, लेकिन गोल्ड और इंटरनेशनल फंड ने अच्छा किया. तो थाली में कभी किसी चीज़ ने पर्पस सर्व किया, कभी किसी चीज़ ने. ये है मेरे पोर्टफोलियो की कहानी, वेरी सिंपल. और ये तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ. सिंपल डाइवर्सिफिकेशन. तो
आप डाइवर्सिफिकेशन के फेवर में हो? मैं बहुत फेवर में हूँ डाइवर्सिफिकेशन के। पर कितने फंड्स होने चाहिए फिर डाइवर्सिफिकेशन करें तो? सी यही लोगों की कठिनाई है, लोगों को लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ज़्यादा फंड्स ऑन करना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ज़्यादा, आप आज की तारीख में मैं आपके लिए 4 फंड का पोर्टफोलियो बना सकती हूँ, लेकिन वो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। अगर आप मेरे से कहो आप 4 फंड में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो, या 3 फंड में, मैं 3 फंड में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकती हूँ। डाइवर्सिफिकेशन is not owning 100 funds, because often people own 30 funds that are all investing in large cap. Then you are just holding the whole stock market. That's not diversified. Diversification is holding different things that will do well at different points in time. Again, खाने की analogy. Balanced diet होता है ना, उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है, और कम मीठा होता है. You can't just eat a diet of only carbohydrate. You can't eat a diet of only vegetables. You have to have some fat in your diet. Same thing is diversification. Absolute थाली, कोई भी थाली आप देख लो, वो प्रोटीन भी होगा, कार्ब भी होगा, लीव्स भी होगा, fruits and vegetables भी होगा. The same thing. So you have to have equity. You have to have some safe asset. You have to have some gold and silver. Ideally, you should have some international assets. So you have to have some international assets also. लेकिन फिर आपने कहा कि पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं साल में सिर्फ एक बार, आप ऐसा ही करते हो? ये एनुअल रिचुअल जो आप फॉलो करते हो, पर ये एग्जैक्टली रिव्यू का मतलब क्या होता है? क्या करूं मैं ऐसा कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक हो जाए, और इतनी समझ कहाँ से आएगी? तो एक्चुअली एज आई सेड, मैं हर क्वार्टर देख लेती हूँ उसकी क्या वैल्यू है. समटाइम्स आई मिस द क्वार्टरली थिंग. मैं कब रिव्यू करती हूँ, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमारे यहाँ जो बोनस साइकिल होती है और इंक्रीमेंट साइकिल होती है, आई एम सैलरीड, वो मई में होती है. तो देन यू नो योर नेक्स्ट ईयर का आउटलुक. तो मैं टिपिकली ये रिव्यू जून के एंड में करती हूँ, जून में, मिड जून टू एंड जून करती हूँ. मैं और मेरे हस्बैंड साथ करते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैमिली डज दिस टुगेदर. एंड वी सी के भाई हमारा ब्रॉड एलोकेशन क्या है. फॉर इंस्टेंस, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एलोकेशन 60% इक्विटी, 10% गोल्ड और 10% इंटरनेशनल और बाकी डेट हो, लेकिन गोल्ड बहुत रन अप कर गया है क्योंकि प्राइस भाग गए हैं और गोल्ड 10 का 20 हो गया है, तो शायद वो एलोकेशन हमें थोड़ा सा ट्वीक करना है. ये नहीं है कि पोर्टफोलियो में कुछ गलत हुआ है, ये है कि हमारी नीड के हिसाब से जिस दिशा पे हम जा रहे थे थोड़ा ड्रिफ्ट हो गए हैं, तो वापस आने की ज़रूरत. दूसरा बहुत ज़रूरी, वाई आई डू दिस इन जून, वंस यू नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन, हम एक अपना बजट बनाते हैं कि कमाई घर की इतनी है, नेसेसरी खर्चे घर के इतने हैं, टैक्स इतना है, तो इतना हमारे पास बचा है सेविंग्स के लिए, और हम जो अपनी SIPs हैं उनको बढ़ाते हैं. एंड बहुत लोग ये भूल जाते हैं, SIP टॉपअप नहीं करते और बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ता रहता है. फिर जब आपकी सैलरी साल में 5-10% बढ़ती है तो आपकी SIP क्यों ना बढ़े. सो वी रीसेट आर SIP एवरी ईयर. लेकिन फिर फ्यूचर प्लानिंग के लिए तो पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी लग जाती है. लेकिन फिर भी आजकल के खर्चे इतने हो गए हैं जिनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. बच्चों के लिए प्लानिंग करनी हो तो फिर कैसे करें? क्या ऐसा करें कि आने वाले समय के लिए एजुकेशन उनकी अभी से ही उसके लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दें? So I have been talking about this concept of building a children's folio. बच्चों के लिए एक अलग अकाउंट खोलना. You guys know, I have a son, he is turning 4 very soon. And I think बच्चे की पढ़ाई एक बहुत important गोल है माँ बाप के लिए. हिंदुस्तान में मुझे लगता है अगर एक परिवार मेडिकल के अलावा किसी चीज़ पे डिस्प्रपोर्शनेट खर्चा करता है, डिस्प्रपोर्शनेट एम्फेसिस डालता है, वो पढ़ाई है. क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई को एक ज़रिया मानते हैं तरक्की के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, राइट. मैं जो हूँ पढ़ाई के कारण हूँ, मेरे पापा जो हैं उनकी पढ़ाई के कारण है, मम्मी. तो पढ़ाई बहुत अहम है. पढ़ाई महंगी भी होती जा रही है. चाहे आप बच्चे को इंडिया में पढ़ाएं, IIT, IIM या मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोर्स देख लें, प्राइवेट स्कूल की फ़ी देख लें, और बाहर पढ़ाएं तो आपको करेंसी डिप्रिसिएशन भी फैक्टर इन करनी पड़ती है. तो पढ़ाई तो महंगी होती जा रही है. अब 2 पढ़ाई होती हैं. एक तो स्कूल की फ़ीस जो आप रिकरिंग बजट से दे देते हैं, एक है अंडर ग्रेजुएट जो कॉलेज की फ़ीस होती है और मास्टर्स की फ़ीस होती है. तो आई रेकमेंड एवरीवन क्रिएट्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर दैट चाइल्ड. जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है. आई डिड इट फॉर माई सन व्हेन ही वाज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. KYC करवा लिया, पासपोर्ट बनवा दिया, फोलियो खोल दिया, उसका बैंक अकाउंट है. एंड
जो भी आपका एजुकेशन गोल है उसकी तरफ एक एसआईपी करते जाइए। अब लोग कहते हैं कि ये मुझे अलग अकाउंट क्यों करना है बच्चे का। अगर आप बच्चे की पढ़ाई का अकाउंट बनाओगे ना, आप कभी उसे रोकोगे नहीं और आप कभी उसे विड्रॉ नहीं करोगे। इतना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस गोल का। उसको जैसे मेरे बेटे का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसको मैं कभी देखती नहीं हूँ। आई डोंट इवन काउंट इट एज माई वेल्थ, क्योंकि मेरा गोल है वो तो मुझे करना ही है। दूसरा, बिकॉज आप जल्दी करते हो, आपके पास वक्त ज़्यादा होता है। सो इफ़ आई हैव अ 15-year आउटलुक एंड माई सन हैज़ टू गो टू कॉलेज इन 15 years, देन व्हाट आई कैन डू, आई कैन बी वेरी अग्रेसिव इन इक्विटी, बिकॉज मुझे पता है ये पैसा तो मुझे 15 साल नहीं देखना। आपने क्या बोला, कब से शुरू किया था ये आपने अपने सन के लिए इन्वेस्टमेंट? व्हेन ही वाज 3-4 months, एंड नाउ इट्स ही इज 4। ही इज 4। कितना बढ़ गया होगा। हाँ, तो जो उसका एजुकेशन का गोल है 15 साल बाद, उसका 1/4 हमारा हो गया है। 1/4 1/4 हो गया अभी है। से ही? क्योंकि 1/4 लाइफ हो गई है। अगर आपने 18 साल का गोल किया है और 0 से इफेक्टिवली शुरू किया है तो 1/4 गोल हो जाना चाहिए। पर अब तो पैसा बन गया। हाँ। अब जब कंपाउंडिंग का बेनिफिट शुरू होगा वो तो वो फिर और एक्सपोनेंशियल राइज हो जाएगा। बट प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि आप अभी की पढ़ाई की कॉस्ट देख रहे हैं, पढ़ाई की कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर फॉरेन एजुकेशन है तो करेंसी भी डिप्रिसिएट होती है। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, जब मैं यूएस में पढ़ी थी, इंडियन रुपीज वैल्यू वाज आई थिंक 45-50। नहीं, फिर अभी एक बार ये समझा दो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कैसे लेकर आया जाए। लोगों को ना यही लगता है कि बस ये मार्केट में से जाओ, मुनाफा कमा के वापस आ जाओ। लेकिन हमने ऐसी बहुत स्टोरीज सुनी है जिसमें अगर बाजार में नियमित रूप से पैसा लगाया जाए तो वो ह्यूजली कंपाउंड हो सकता है। इनफैक्ट टारगेट्स बहुत ऊपर को भी आ सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। कैसे होता है मैं आपको ये एक एजुकेशन के उसको ड्रॉ करके एक एग्जांपल देती हूँ, और थोड़ा सा नंबर्स लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ। तो आज की तारीख में अगर आपको एक बच्चे को बाहर पढ़ाना है, 4 साल अमेरिका में पढ़ाना है, तो उसकी कॉस्ट होगी करीब 2.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर ये 15 साल बाद आपको यही खर्चा करना है, क्योंकि माई सन इज 4, तो ये कॉस्ट होगी 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? 10 करोड़ आज के नहीं, 10 करोड़ 15 साल बाद के। क्योंकि एक तो आपकी पढ़ाई की कॉस्ट अमेरिका में भी 4-5% बढ़ेगी, करेक्ट। दूसरा, आपका करेंसी 3-4% हर साल घटेगा, वो तो अब लोग मानते हैं। तो ये 2.5 करोड़ का 10 करोड़ हो जाएगा। अभी आपको लगता है 10 करोड़ कैसे करेंगे, बड़ा नंबर लगता है ना, डर लगता है। सुन के मैं ही डर गया, चौंक गया एकदम। 10 करोड़ कैसे करेंगे? 10 करोड़ अगर आपने कुछ साल पहले 1.5 लाख पर महीने की एसआईपी करी होती तो आपके 18 साल में 10 करोड़ हो जाता। सिर्फ महीने की 1.5 लाख की एसआईपी 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़ हो जाते। ये कैसे हो जाते? महीने की आप 1.5 लाख की एसआईपी कर रहे हो, आपका 18 साल में कैपिटल आपकी जेब से कितना गया है? सिर्फ 3.5 करोड़। सो 10 करोड़ में से 3.5 करोड़ आपके हाथ से गया मंथली से। बाकी 6.5 करोड़ कहाँ से आया? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि आपने वो पैसा डाला, मार्केट में उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नहीं, एवरी इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये कहा जाता है। तो फिर मार्केट ने झटका दे दिया तो फिर कंपाउंडिंग वाला प्रिंसिपल उस समय याद नहीं आता। हाँ, तो वो याद नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू हैव टाइम। नाउ व्हेन आई हैव 18 years, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। सो आई विल टेल यू अगेन इन आवर एग्जांपल, जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा, आई विल नीड दैट मनी। जब वो 15-16 साल का हो जाएगा ना, मैं वो पैसा मार्केट से निकाल लूँगी और उसे धीरे धीरे डेट फंड या ऐसी किसी सेफ चीज़ में डाल दूँगी, क्योंकि तब मैं मार्केट रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास 2 साल है। लेकिन जब मेरे पास 18 साल है, तो 18 साल में तो यू हैव टू बिलीव कि इंडिया ठीक करेगा। तो सोचना लॉन्ग टर्म भी पड़ता है। ये तो फिर प्लानिंग करनी है तो हर चीज़ की प्लानिंग लॉन्ग टर्म में होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करें ना, तो किस्तें छोटी छोटी हो जाती है। अगर आप 18 साल का अगर आपका बच्चा है और आप 15 साल पे प्लानिंग करें ना, तो आपको स्ट्रेस होगा। लेकिन अगर आप 18 साल पहले प्लानिंग करें तो हो जाता है। 1.5 लाख महीने की एसआईपी सुन के ऐसा कोई घबराता नहीं है, लेकिन 10 करोड़ सुन के आपको लगता है यार हो ही नहीं सकता। सही बात है, 1.5 लाख हर महीने लगाना भी ठीक है। उसका ये समझना मुश्किल है कि वो आने वाले समय के लिए 18 साल में 10 करोड़ भी बन सकता है। ऐसा हिस्टोरिकली हो चुका है। किसी को शायद 10 करोड़ नहीं खर्च करना, किसी को 1 करोड़ खर्च करना है, तो वो 30,000 की एसआईपी करा।
अच्छा, वैसे जो 10 करोड़ बन गया ना, अगर उसको छोड़ दो तो फिर वो कितना कंपाउंड हो जाएगा? वो तो अब सी, बट लाइफ इज ऑल्सो लिव्ड फॉर मनी टू बी यूज्ड फाइनली। यू नो, यू आर नॉट गोइंग टू लिव इन अ म्यूचुअल फंड एनएवी। आप एनएवी में रह तो नहीं सकते। एनएवी से खुशी थोड़ी मिलती है, खुशी तो पैसे को यूज करने से मिलती है। अच्छा, आपने बोला बीच में कि इंटरनेशनल फंड्स में भी आपका एक्सपोजर है। इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उस मार्केट को तो आपने देखा ही नहीं है, फिर तो आप कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे किसी फंड हाउस के ऊपर या फिर किसी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के ऊपर, क्योंकि आप तो ट्रैक नहीं कर रहे हो। सो सी, मेरा यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट है, और अभी सब लोग इंटरनेशनल फ़ंड की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा, मैं विदेश में पली बड़ी हूँ, तो जब मैंने निवेश शुरू किया था तो मैं अमेरिका में थी, और सबसे पहले हमने यही सीखा कि एक जगह पैसे नहीं लगाने चाहिए। जैसे यूएस एक बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन कुछ ऐसे और मार्केट्स हैं जिनमें अलग कहानियाँ हैं जो कभी कभी और अच्छा करते हैं। तो मैंने हमेशा, जब मैं इंडिया मूव हुई और निवेश करना शुरू किया 2011 में, तब से मैं इंटरनेशनल फ़ंड खरीद रही हूँ, और तब कुछ इक्के दुक्के इंटरनेशनल फ़ंड मार्केट में होते थे। नाउ जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है, और उसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको इंडियन इक्विटी से ही घबराहट होती है, अगर आपको वहीं की वॉलेटिलिटी से घबराहट होती है, तो आप प्लीज़ जाके मेरा चाइना फ़ंड मत खरीदिए, क्योंकि हिंदुस्तान को तो आप समझते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो आई थिंक ये रिकमेंडेड है, क्योंकि 2 रीज़न है, 3 एक्चुअली। एक तो करेंसी, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली। दूसरा, अलग अलग मार्केट अलग अलग टाइम पे अच्छा करते हैं। कभी चाइना का अच्छा वक्त आता है, कभी अमेरिका का, कभी यूएस का। तीसरा, जितनी भी अच्छी इंडिया की इकोनॉमी है, ऐसे बहुत मार्केट्स हैं, ऐसी बहुत थीम्स हैं जो इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे ये पूरा एआई है, ये इंडिया में तो प्रेजेंट नहीं है। सेमीकंडक्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि हम एक यंग मार्केट है। नाउ इंडियन इकोनॉमी is 4% of the world's market cap or GDP. You want to put 100% of your money in something that is 4% of the world? So it is not necessary for first time investors, but for experienced investors, I think it should be 10-15%. तो अपने मार्केट की बात करनी शुरू करी दी है, तो फिर अब यहीं से शुरुआत करते हैं। मैम, डर नहीं लगता है, इतना बड़ा पैसा बना लिया, इतना म्यूचुअल फंड भी बहुत तगड़े तरीके से ग्रो हो गया, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ की कहानी बनती है आजकल, इवन अब तो सब सार्वजनिक हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड भी करते हैं। क्या आपकी दिनचर्या ऐसे शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की खबरें देखने से? नहीं, वो तो रात को आती हैं। नहीं, पर जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो पहली चीज़ क्या देखते हैं आजकल, ट्रंप ने क्या बोल दिया? So I think इन्वेस्टिंग में वो खोट है ना, कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती, कभी आसमान नहीं मिलता। आई थिंक निवेश का जो सफ़र है उसमें आपको परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं मिलते, कभी। और आजकल क्या हो गया, सिर्फ वॉलेटिलिटी बाज़ार में हमेशा से थी। अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास में जाके ये पीरियड देखिएगा, 1989 से 1994, उसमें वीपी सिंह ने टीवी पे आके कहा कि कॉफर्स आर एम्प्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस हुआ, मंडल कमीशन हुआ, अयोध्या हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, मल्टीपल गवर्नमेंट्स चेंज पावर, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। यू नो, इवन इन दैट पीरियड निफ्टी वाज अप 4x, इवन इन दैट पीरियड व्हेन यू थॉट कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। सो और गल्फ वॉर भी हुआ उस पीरियड में, बाय द वे। तो करेंसी, हम क्या देखते हैं? हम स्टॉक मार्केट तो देखते नहीं, हम सब वॉर वगैरह ही देखते चले जाते हैं क्या? स्टॉक मार्केट तो बढ़ रही है धीरे धीरे। हम न्यूज़ देखते हैं। एक्चुअली व्हाट डज द मार्केट केयर अबाउट? व्हाट इज़ द मार्केट? द मार्केट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज। मार्केट क्या है? मार्केट एक कलेक्शन ऑफ कंपनीज हैं जिनके प्रॉफिट्स कायदे से ग्रो होने हैं। एंड द सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ मार्केट ग्रोथ इज़ व्हाट? द ग्रोथ ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। आई रन अ कंपनी, अगर मेरी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मेरी जैसी 500 कंपनी मार्केट में हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मार्केट बढ़ेगा। मार्केट और कुछ नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंपनीज। सो इफ़ यू थिंक दैट द इंडियन इकोनॉमी इज़ ऑन द राइट ट्रैक and you have selected a good cross section of companies and those companies are growing, markets will grow. Now everything will not happen in a straight line. हमारी चाह क्या होती है कि मार्केट आपको हर साल 10 से 12% रिटर्न दे। मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करता, वो कभी 20 देता है, कभी 0 देता है, कभी -50 भी दे देता है, कभी +100 भी दे देता है। ये मार्केट है। आपको एफडी से ज़्यादा मार्केट में रिटर्न क्यों मिलता है? क्योंकि ये ऊपर नीचे सहने की आपको फी देनी पड़ती है।
लेकिन फिर अभी आपने बोला कि कंपनी का चयन अगर आपने सही कर दिया तो जाके ऐसे रिटर्न मिलेंगे। कैसे करते हैं मैम ये सिलेक्शन कैसे करते हैं ऑफ गुड कंपनीज? वैल्यू कहाँ पर और कैसे निकाली जाती है? सो ऑफ कोर्स हर एएमसी का एक प्रोसेस होगा। आई मीन आई विल टेल यू हमारा प्रोसेस, हम अपने प्रोसेस को फेयर कहते हैं, FAIR, और इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। F मतलब फॉरेंसिक्स, हम चाहते हैं कि जिन कंपनी में हम इन्वेस्ट करें वो क्लीन कंपनीज हो, फाइनेंशियली क्लीन हो, ऑडिट प्रैक्टिसेस सही हो, क्योंकि हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, हम कंपनी के ओनर नहीं हैं। तो ऐसी मैनेजमेंट हो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सही ट्रीट करने। मुझे लगता है निवेश का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है गलतियां अवॉइड करना। तो फॉरेंसिक्स। ए का मतलब है एक्सेप्टेबल प्राइस, जो दाम आप उस कंपनी के लिए दे रहे हो वो ठीक होना चाहिए। वह चीज़ अच्छी, हर चीज़ एब्सोल्यूट में अच्छी बुरी नहीं होती, दाम के हिसाब से होती है, राइट। सो प्राइस कंपनी का कैसा है। तीसरा इज़ अ स्लाइटली ट्रिकी वन, उसको आई कहते हैं, बट वी आर इनडिफरेंट बिटवीन वैल्यू ग्रोथ। ये मार्केट में क्या हो गया है, हम कंपनी को लेबल दे देते हैं, जैसे हम फिल्मों को लेबल, एक्टर को लेबल दे देते हैं, ये रोमांटिक हीरो है, ये एक्शन हीरो है, तो ये वैल्यू कंपनी है, ये ग्रोथ कंपनी है। हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि कंपनी कंपनी होती है, तो वैल्यू नहीं, ग्रोथ नहीं, कंपनीज आर कंपनीज। एंड थर्ड इज़ रोबस्टनेस, बिजनेस तगड़ा कितना है, स्ट्रॉन्ग है, जो उसका रिटर्न है ऑन इट्स इक्विटी, इज इट हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इज इट अ लीडर इन इट्स इंडस्ट्री, आर द अर्निंग्स ग्रोइंग, रोबस्टनेस। तो हम तो ये 4 चीज़ें देखते हैं। अच्छा, अब ना इस हमारे पॉडकास्ट का कंसेप्ट ये है कि वैल्यू कैसे बनती है, इक्विटीज से वेल्थ कैसे बनती है, ये हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे। स्टॉक मार्केट में झटका कब लगा था, मतलब कौन सा ऐसा समय था जो आपको पता लगा भैया ये तो चीज़ गलत कर डाली है, और आपको हो सकता है कि उसमें आपने जो नुकसान में भी वो चीज़ बेची हो, अगर आप वो बता पाएँ तो? So my first market correction was in 2008 and actually first के बाद everything has seemed easy, क्योंकि मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया, और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया, इट वाज क्रेजी। पर क्या टाइमिंग थी, आपने 2006-2007 में क्यों लगा दिया पैसा उठा के, जब 2008 में नहीं, क्रैश आना और था? तो मैंने उसके बाद तो कॉन्फिडेंस भी बहुत नीचे चला गया होगा एकदम। नहीं, और परेशानी ये हुई कि, और मैंने भी यही किया, और मेरे हस्बैंड भी फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करते हैं, तो उन्होंने भी यही किया। हमने एसेट एलोकेशन और जो डाइवर्सिफिकेशन है हमने सोची ही नहीं। 2009 में हमने इंडिया वापस आने का फैसला लिया और हमने कंपनी शुरू करनी थी, तो उसके लिए हमें कैपिटल डालना था, तो हमने लॉस पे पैसे विड्रॉ किए। और उसके बाद मैंने सीखा कि हमेशा डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विड्रॉ करना है पैसा तो ऐसा कुछ होना चाहिए जब आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, फिर ये कैसे पहचाने कि कंपनी में रेड फ्लैग्स क्या हैं, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए खराब कंपनी कौन सी है? सो फर्स्टली आई थिंक अगर कोई निवेशक आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो एक डाइवर्सिफाइड बुक है, उसमें अच्छा फंड मैनेजर विल मेक गुड कॉल्स एंड बैड कॉल्स, बट फाइनली इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, आपको इंडिविजुअल कंपनी से ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बट रेड फ्लैग्स इन अ कंपनी, एक तो ये उसकी इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर रही, उस इंडस्ट्री में वो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर या मार्जिन्स उसके ख़राब कर रहे हैं। सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे हिसाब से किसी कंपनी में गवर्नेंस का है, कि भाई प्रॉफिट दिख रहे हैं लेकिन कैश नहीं दिख रहा, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ऑडिटर को आप बहुत कम फी दे रहे हैं, भाई ये कैसे हो सकता है। राइट, लेकिन अभी का मार्केट कैसा लग रहा है? ये लग रहा है कि यहाँ से अच्छी रफ्तार पकड़े, क्योंकि बातें ऐसी हो रही है ना कि इंडिया लैग कर रहा है, एशियन पीयर्स ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। हम देखते हैं जापानीज मार्केट, कॉस्पी मार्केट 5-8% तो यूँ ऊपर नीचे हो जाते हैं। आई थिंक इंडिया के जो सारी ये चाइचाएँ हैं ना, ये बहुत रिलेटिव है। इफ़ यू लुक एट इंडिया एज अ मार्केट, कोविड से पहले, कोविड के बाद, आउटसाइड ऑफ द यूएस इट हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट्स इन द वर्ल्ड। एंड जब जापान 20 साल से रिटर्न नहीं बना रहा था और इंडिया अच्छा कर रहा था, तो हम ये रिवर्स कंपैरिजन नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है इस साल जो सारी एंग्जाइटी है ना, ये रिलेटिव है। सो इंडिया हैज़ नॉट हैड अ ग्रेट 1.5-2 years, बट इफ़ यू आस्क मी, इंडियन इकोनॉमी अभी भी रोबस्ट है, हाँ है। बहुत अच्छे केस में 8% ग्रो करेगी, बहुत बुरे केस में 6% ग्रोथ करेगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपका अगले 20 साल तक इंटैक्ट है।
डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, एंटरप्रेन्योर्स हमारे बहुत हाई क्वालिटी के हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ज़्यादा अच्छे पेस से हो तो बहुत अच्छा है, बट रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली डू वी रिमेन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, यस। और जो थोड़ा वैल्यूएशन का कंसर्न था वो मॉडरेट हो गया। फिर क्या अच्छा लगता है मार्केट में, क्या सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स बाजार में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे अभी? सो फर्स्टली आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इंडिया इज़ अ डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, तो हम सिंगल सेक्टर फंड पे फोकस नहीं करते। फाइनेंशियल्स, क्रेडिट ग्रोथ हमें वापस आती हुई दिख रही है, और दूसरा कैपिटल मार्केट सेगमेंट हैज़ डन वेरी वेल एंड आई थिंक कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल। पावर एंड एनर्जी, आई थिंक इस क्राइसिस के बाद एनर्जी सफिशिएंसी पे और काम होगा, और पावर का तो डेफिसिट ही रहा है, पावर नीड्स तो हमारी बढ़ेंगी। डिफेंस, I think countries again, after all that we have seen, will only continue to invest in defense spending. And last one I would say is premium consumption. तो जो consumption का not staples, but as per capita income grows, premium consumption. इस समय बाजार की मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ चिंता होती है क्या? See, चिंता करने की हमेशा वजह होती है, और skeptical हमेशा रहना चाहिए। I think एज अ कंट्री वी हैव दिस वेरी या तो रेल में या जेल में टेंडेंसी, एंड आई डोंट थिंक यू शुड बी रेल और जेल में। यू शुड हैव अ हेल्थी अमाउंट ऑफ स्केप्टिसिज्म इन द मार्केट। देर आर रीजन्स टू बी पॉजिटिव, देर आर रीजन्स टू बी बेरिश, बट ऑन द होल इफ आई वर टू टेक अ 5-year आउटलुक, आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड पॉइंट। पर महंगाई तो बढ़ गई, पेपर पे ना बढ़ी हो अभी, तब तो आरबीआई बोल ही रहा है कि बढ़ेगी बढ़ेगी, तब तक तो आई थिंक Q1 में आप रिजल्ट्स देखिए, वहाँ थोड़ा पेन आएगा। ऑयल प्राइस की हाइक हमने पूरी तरह पास ऑन नहीं की है, और होपफुली ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे तो पूरी तरह पास ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये फेज भी निकल जाएगा। लेट अस सी। अच्छा, फिर आपने बीच में एक बार बोला कि गोल्ड और सिल्वर में डाइवर्सिफाई करो। गोल्ड और सिल्वर इस समय तो बिल्कुल ही कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं बहुत, जैसे पहले दिए अभी रीसेंट पास्ट में। द रीसेंट पास्ट कैन नॉट बी अ रीज़न टू बी एक्साइटेड अबाउट एनी एसेट क्लास। मुझे लगता है किसी को अगर रिटर्न देखना है किसी एसेट क्लास का, तो 5 साल से कम का तो रिटर्न नहीं देना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर का पर्पस क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर का लॉन्ग टर्म रिटर्न मेरे हिसाब से 10-11% रूपी टर्म्स में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 साल ऐसे आते हैं जहाँ सिल्वर कोई रिटर्न नहीं देता, फिर 1 साल ऐसा आता है जहाँ बहुत अच्छा रिटर्न देता है। गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो आर नॉट वेल्थ क्रिएटर्स, दे आर देयर एज अ जोकर इन द पैक जब इक्विटी बुरा करता है। आपने अभी रिसेंटली बोला कि आपने जो पोर्टफोलियो को ऑटो पायलट पे छोड़ देते हो, ये क्या होता है ऑटो पायलट? मतलब आप उसको देखते नहीं हो, या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें भैया फंड मैनेजर ही काम करता रहेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है? 3 मैकेनिज्म है। मैं कम देखती हूँ, मैं बहुत बड़े मात्रा में मंथली SIP करती हूँ, तो मेरी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है, और तीसरा मैं फंड्स में SIP करती हूँ, तो फंड मैनेजर देख लेता है। दिस इज ऑटो पायलट। एंड आपको कभी उसको टच करने की जरूरत नहीं? एज आई सेड, आई टच इट वंस अ ईयर एंड दैट टू इन स्मॉल अमाउंट्स। अच्छा, लेकिन फिर यंग इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। आपने इस पॉडकास्ट में बोला कि यंग इन्वेस्टर्स बहुत नैरो सोच के साथ आ रहे हैं, बहुत ही कम अवधि में बड़ा पैसा बनाने की सोच रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी तो इन्फ्लुएंस किया है, और आजकल सिखा भी तो सब रहे हैं, गुरु बन गए हैं इंटरनेट पे सब। I swear, I mean, I love social media, okay? I think it's a great medium to communicate with investors. But as I said, रॉजर फेडरर टेनिस का लेजेंड रहा है, उसकी आप बॉडी एक बार किसी ने अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, बड़ी नॉर्मल इंसान की फिट बॉडी लग रही थी। अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को वो बॉडी दिखाते तो वो कहते यार ये तो प्रोटीन नहीं खाता है, इसके तो मसल कम है। सो सोशल मीडिया वॉन्ट्स यू टू बिकम अ गुरु, अ फिटनेस गुरु इन 3 days, not a champion who has been consistent over 15 years. अच्छा मैम, इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और अब होगा रैपिड फायर, और बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन, एक ऐसी चीज़ जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। रिश्ते। वाह। अच्छा, दूसरा, एक ऐसा मार्केट मिथ जो आपको परेशान कर देता है, क्रेजी कर देता है। मार्केट इज सट्टा, स्पेकुलेशन। बिल्कुल स्पेकुलेशन नहीं है। फाइनली इट इज ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स। फाइनली इट इज ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स, लेकिन रोज तो शॉर्ट स्पेकुलेटिव। टर्म कैन बी स्पेकुलेशन बट लॉन्ग टर्म इज फंडामेंटल्स। अच्छा, अगर आप 20 साल के लिए किसी एक एसेट क्लास में पैसा लगाना चाहते हो तो वो कौन सी एसेट क्लास होगी? इक्विटीज। ओनली इक्विटीज 20 साल के लिए? यू सेड वन एसेट क्लास, इक्विटीज। हाँ, दैट इज ट्रू। अच्छा, ग्लोबल मार्केट्स या फिर भारतीय बाजार, क्या बेहतर करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? दोनों मिक्स।
इट विल बी मिक्स। विल बी मिक्स। एक ऐसी हैबिट जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। कैसी हैबिट जिसने मेरी जिंदगी, फाइनेंशियल हैबिट या नॉर्मल हैबिट? कोई भी ज़िंदगी में कोई भी हैबिट हो सकती है, एक रोज़मर्रा आई की थिंक भी। एक अच्छी हैबिट जो फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया करना। मैं अपने बेटे को भी सिखा रही हूँ। ओके। एक ऐसी बुक जो हर निवेश करने वाले को पहले पढ़ लेनी चाहिए, स्टॉक अपनी मार्केट में आने से बोलूँगी यार, मैंगो मिलियनेयर ही बोलूँगी। पहले। ओके, राइट। अच्छा, और एक ऐसा ड्रीम जो अभी भी आप उसमें कुछ अचीव करना चाहते हो, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आई थिंक मैं ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जहाँ 75 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करें। जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आपके प्रोफेशन में तो बहुत ही हो जाता होगा, तो कैसे अनवाइंड करते हैं हम अपने आप को? अरे मेरा 4 साल का बेटा है, उससे ज़्यादा डी स्ट्रेसिंग और क्यूट इंसान हो नहीं सकता। और शायरी है, शायरी? पढ़ आपने बोला बॉलीवुड भी है, तो शायरी पढ़ो। तो एक अगर शेर हो जाए तो मैं आपको मैं अपना शेर नहीं दूंगी, निदा फाजली का शेर दूंगी जो मार्केट के लिए समराइज़ करेगा। तो वो कहते हैं कि जो निवेश का सफ़र है, सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। अब सभी हैं इस भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो। अब आपको समझ आ गया कि सफ़र में धूप तो होगी, मार्केट के सफ़र में ऊपर नीचे होगी, चल सको तो चलो। सभी है इस भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो। अब किसी के वास्ते यहाँ राहें नहीं बदलती, किसी के वास्ते यहाँ राहें नहीं बदलती, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। तो? वाह। अच्छा, फिर बॉलीवुड भी बता दो कि फेवरेट मूवी कौन सी है, और साथ ही साथ कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा हॉट लगता है आपको? अच्छा, फेवरेट मूवी तो मेरी आंधी है, वाह। 1970s की मूवी है। गुलजार साहब की पिक्चर है और बहुत मच्योर एक पॉलिटिकल और रोमांटिक ड्रामा है। इट्स आउटस्टैंडिंग मूवी। इट वाज बिफोर आई वाज बोर्न और उसके गाने भी बहुत कमाल के हैं। तो मेरी फेवरेट पिक्चर तो आंधी है। मेरे फेवरेट एक्टर हमेशा शाहरुख खान रहे हैं। हमेशा से डीडीएलजे के बाद हुए होंगे हाँ, तब से? डीडीएलजे, हाँ, नहीं नहीं, कभी हाँ कभी ना के टाइम से। अच्छा, या एट दैट टाइम। एट दैट टाइम। अच्छा, फिर अगर आप फाइनेंशियल एज अ सेक्टर, एज अ करियर नहीं चूज करती तो फिर क्या करती? लॉ। बाप रे, दोनों ही बहुत टफ है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि एक चीज़ जो आपको अभी भी लगता है कि आपको सीखनी चाहिए। और पेशेंट होना, इन्वेस्टमेंट्स के साथ नहीं, आम जिंदगी में। लास्ट सवाल, 25 साल का एक युवा है, आपके पास आता है कोई सीख लेने के लिए, तो उसको क्या सीख देंगे? उसको खुद पे निवेश करना चाहिए, उसको एक्चुअली निवेश की सारी बातें छोड़ देनी चाहिए और उसको अपने वक्त की और अपनी टैलेंट की और जो हिंदुस्तान अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है उनकी इज्जत करनी चाहिए। राधिका मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मनी मेकर्स के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मैम। थैंक यू।